हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस आपके ऑल यूजी कोर्सेज के सेमेस्टर थर्ड और फोर्थ की इन्वायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस सेकंड पर्यावरण विज्ञान व्यवहार में सिद्धांत सेकंड नाम की एक इम्पोर्टेंट किताब पर, जो कि आपका एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स यानी कि आपका एक का सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू सोल रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो इस सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है, क्योंकि इसमें हमारे चैप्टर को सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू सोल रेगुलर एनसी वेब एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं ऑल यूजी कोर्सेज के थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर की इन्वायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस सेकंड सब्जेक्ट की चैप्टर नंबर 18 के इस वीडियो लेक्चर में। इससे पहले की वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 17 के इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए थे और आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 18 आपदा प्रबंधन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए इस चैप्टर की जो हम शुरुआत कर लेते हैं वो हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा परिचय देख लेते हैं। परिचय में हम देखेंगे स्टूडेंट, आप जरा सोचिए, आप चैन से घर में बैठे हो और अचानक तेज भूकंप आ जाए या फिर कुछ ही घंटों में गांव पूरा बाढ़ के पानी में डूब जाए, तो इसे अनपेक्षित घटना को ही हम कहते हैं आपदा। तो आपदा है ऐसी अचानक घटना जो जीवन संपदा और पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाए, जैसे कि बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, चक्रवात हो गया, भूस्खलन हो गया, सुनामी हो गई। तो आपदा जीवन संपत्ति और पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाती है। उदाहरण के लिए बाढ़, भूकंप, चक्रवात, भूस्खलन, सुनामी। तो अब सवाल है, जब ऐसी विपत्ति आती है तो हम क्या करें? तो इसका जो हमारा उत्तर है वो है हमारा आपदा प्रबंधन यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट। तो आपदा प्रबंधन ऐसी योजनाएं और कदम जो आपदा के प्रभाव को कम करे और प्रभावित लोगों की मदद करे। तो आपदा प्रबंधन यानी कि ऐसी योजनाएं और कदम जो नुकसान को कम करे और पीड़ितों की मदद करे। इसका उद्देश्य यही है कि नुकसान को न्यूनतम करना और समाज को जल्दी सामान्य स्थिति में लाना। तो ये तो हमारा एक छोटा सा परिचय हो गया। परिचय के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट और डिजास्टर मिटिगेशन। तो अब हम पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट और मिटिगेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, आपदा प्रबंधन के हमारे दो बड़े पहलू है, एक हमारा पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट और दूसरा हमारा पोस्ट डिजास्टर मिटिगेशन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में। आपदा के बाद राहत और पुनर्वास की व्यवस्था, जैसे भोजन, दवाई, आश्रय, पुनर्निर्माण। तो जब आपदा आ चुकी होती है तब राहत और पुनर्वास का काम किया जाता है, जैसे कि भोजन, दवाई, आश्रय देना और टूटे घरों का पुनर्निर्माण। तो इसे ही हम पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट या आपदा के बाद की व्यवस्था कहते हैं। इसके बाद जो हमारी सेकंड आती है वो हमारी आती है डिजास्टर मिटिगेशन। तो अब हम बात कर लेते हैं डिजास्टर मिटिगेशन यानी कि आपके आपदा से पहले की तैयारी। तो आपदा से आने से पहले उसके प्रभाव को कम करने की तैयारी, जैसे बांध बनाना, भूकंप रोधी इमारतें, चक्रवात चेतावनी प्रणाली। मतलब है प्रबंधन आपदा के बाद कार्य, जबकि शमन आपदा से पहले की तैयारी। तो मिटिगेशन का मतलब यही है कि आपदा आने से पहले ही उसके प्रभाव को कम करना, जैसे कि भूकंप रोधी इमारतें बनाकर, चक्रवात चेतावनी प्रणाली देकर, बांध बनाकर। ये सभी हमारी आपदा से पहले की तैयारी है। तो आप आसान शब्दों में समझिए, जो पोस्ट डिजास्टर है वो आपदा के बाद की मदद है और मिटिगेशन आपदा से पहले की तैयारी है। तो यही थे हमारे दो पहलू, पोस्ट डिजास्टर और डिजास्टर मिटिगेशन। तो यही थे हमारे पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट और डिजास्टर मिटिगेशन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है आपदा प्रबंधन की बहुविषयक और बहुक्षेत्रीय प्रकृति। तो अब हम बात कर लेते हैं आपदा प्रबंधन की बहुविषयीय और बहुक्षेत्रीय प्रकृति के बारे में। तो स्टूडेंट, आपदा प्रबंधन सिर्फ प्रशासन या सरकार का काम नहीं है, यह बहुविषयीय और बहुक्षेत्रीय है। आपदा प्रबंधन केवल एक विभाग का काम नहीं है, इसमें कई क्षेत्र शामिल है, जैसे कि वैज्ञानिक अनुमान और चेतावनी, भविष्यवाणी और चेतावनी प्रणाली बनाते हैं। प्रशासनिक राहत और बचाव, तो प्रशासन राहत और बचाव कार्य करता है। सामाजिक संगठन पीड़ितों की मदद, तो जो सामाजिक संगठन होते हैं पीड़ितों की मदद और पुनर्वास करते हैं। स्वास्थ्य विभाग, घायलों का इलाज, तो जो स्वास्थ्य विभाग होता है वो बीमार और घायलों का इलाज करता है। इंजीनियरिंग, सुरक्षित ढांचे और पुनर्निर्माण, तो इंजीनियर सुरक्षित भवन और ढांचे बनाते हैं। यानी कि जो आपदा प्रबंधन है वो एक टीम वर्क है जिसमें हर क्षेत्र की भागीदारी जरूरी होती है।
तो ये था हमारा आपदा प्रबंधन की बहुविषयक और बहुक्षेत्रीय प्रकृति। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है दिशा निर्देश के लिए वास्तविक मैनेजमेंट न्यूनीकरण कार्यक्रम। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे बारे में, या फिर आप एक तरीके से कह सकते हैं गाइडलाइंस, यानी कि वास्तविक मैनेजमेंट प्रोग्राम, जो कि हमारे दिशा निर्देश के लिए है। तो आपदा प्रबंधन के लिए सरकार और संस्थाओं द्वारा बनाए गए कार्यक्रम। तो भारत सरकार और संस्थाएं आपदा प्रबंधन के लिए कई प्रोग्राम और दिशा निर्देश बनाती है। तो एक एक करके उनको समझ लेते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला आता है जोखिम पहचान, यानी कि हमारा रिस्क असेसमेंट। तो जो जोखिम पहचान है, इसमें आता है कौन सा इलाका बाढ़, भूकंप या चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित हो सकता है, उसको हम रिस्क असेसमेंट या जोखिम पहचान कहते हैं। दूसरा आता है पूर्व चेतावनी प्रणाली, जिसे हम अर्ली वार्निंग सिस्टम भी कहते हैं। इसमें समय रहते चेतावनी देना होता है, उसको ही हम पूर्ण चेतावनी प्रणाली या अर्ली वार्निंग सिस्टम कहते हैं। थर्ड आता है फिर आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण, जिसे हम ट्रेनिंग एंड एजुकेशन भी कहते हैं, जो कि लोगों को सिखाना होता है कि आपदा के समय क्या करना चाहिए। फोर्थ आता है हमारा सामुदायिक भागीदारी और जागरूकता, जिसे हम कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी कहते हैं, जो कि गांव या शहर के लोगों को आपदा प्रबंधन में शामिल करना, इसके ही हम सामुदायिक भागीदारी और जागरूकता कहते हैं। फिफ्थ आता है राहत और पुनर्वास योजना, यानी कि रिलाइफ एंड रिहेबिलिटेशन प्लान्स, जो कि पीड़ितों को त्वरित मदद और पुनर्वास देता है। तो उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, अगर चक्रवात आने से पहले तटीय इलाकों में चेतावनी देकर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जाए, तो यही हमारा पूर्व चेतावनी प्रणाली हो गई। तो यही थे हमारे कुछ दिशा निर्देश के लिए वास्तविक मैनेजमेंट न्यूनीकरण कार्यक्रम। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है शमन रणनीति के मुख्य तत्व। तो अब हम बात कर लेते हैं शमन रणनीति के मुख्य तत्व के बारे में। तो स्टूडेंट, आपदा से निपटने के लिए शमन रणनीति के 6 मुख्य कदम है। सबसे पहला आता है आपदा की पहचान और खतरे का मूल्यांकन करना। उसके बाद पूर्व चेतावनी और सूचना प्रणाली, यानी कि समय पर चेतावनी देना। फिर आता है सुरक्षित ढांचे, जैसे कि भूकंपरोधी इमारतें हो गई, बांध हो गए, तटबंध हो गए। फिर आता है शिक्षा और प्रशिक्षण। फिर आता है हमारा सामुदायिक भागीदारी, और लास्ट आता है हमारा त्वरित राहत और पुनर्वास की व्यवस्था। तो अगर ये सभी सही तरीके से लागू हो तो आपदा का असर आधा हो सकता है। तो यही थे हमारे शमन रणनीति के मुख्य तत्व। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है भारत में आपदाओं के कारण, प्रभाव और शमन उपाय। तो अब एक एक करके भारत में आपदाएं, उनके कारण, उनके प्रभाव और उनके उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बाढ़ के बारे में। तो बाढ़ आने का जो कारण होता है वो होता है भारी बारिश या भारी वर्षा, नदियों का उफान, बांध टूटना। ये सभी हमारे बाढ़ आने के कारण होते हैं। इससे क्या प्रभाव पड़ता है बाढ़ से, उन प्रभाव को देख लेते हैं। इससे फसलें बर्बाद हो जाती है, गांव शायद डूब जाता है, जान माल का भी बहुत नुकसान होता है। तो ये सभी हमारे बाढ़ के प्रभाव हो गए। उपाय क्या हो सकते हैं इसका? इसके उपाय तटबंध निर्माण करके, वर्षा जल प्रबंधन करके, नदियों की सफाई करके, समय पर चेतावनी देकर बाढ़ से बचा जा सकता है। ये बाढ़ के हमारे उपाय है। तो हमारी बाढ़ हो गई। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आपदा आती है वो हमारी आती है भूकंप। तो अब हम बात कर लेते हैं भूकंप के बारे में। तो भूकंप का कारण क्या है, भूकंप आने का कारण क्या है? तो भूकंप आने का कारण है टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल, यानी कि जब भी टेक्टोनिक प्लेटों में हलचल होती है तभी पृथ्वी पर हमें भूकंप देखने को मिलता है। इसके प्रभाव क्या होते हैं भूकंप के? इससे इमारतें गिर सकती है, जान माल का अधिक नुकसान होता है और आग भी लग सकती है। तो यही थे हमारे भूकंप के प्रभाव। इसके बाद भूकंप आने पे क्या उपाय होने चाहिए? तो ये भूकंप रोधी निर्माण करना चाहिए, जागरूकता, संवेदनशील क्षेत्रों में जागरूकता होनी चाहिए, और समय पर बचाव अभ्यास, यानी कि जो प्रैक्टिस और ट्रेनिंग है वो भी समय समय पर होनी चाहिए। तो ये हमारे भूकंप के उपाय हो गए, जिसके साथ ही हमने भूकंप के कारण, प्रभाव और उपाय देख लिए। इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट आपदा आती है वो आती है हमारी चक्रवात। तो अब हम बात कर लेते हैं चक्रवात। तो चक्रवात कुछ इस प्रकार का होता है, और चक्रवात आने का कारण है समुद्र में वायु दाब का अंतर आना। तो उसी के कारण ये चक्रवात आता है। इसका प्रभाव होता है तेज हवाएं आती है, भारी वर्षा होती है, और तटीय क्षेत्रों में खूब तबाही मचती है। इससे उपाय क्या हो सकते हैं? चक्रवात चेतावनी प्रणाली देकर, तटीय बांध, सुरक्षित आश्रय स्थापित करके हम चक्रवात का उपाय कर सकते हैं। तो यही था हमारा चक्रवात। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट आपदा आती है वो हमारी आती है भूस्खलन। तो अब हम भूस्खलन के बारे में बात कर लेते हैं। तो भूस्खलन आती क्यों है, सबसे पहले वो समझ लेते हैं, उसका कारण समझ लेते हैं। तो पहाड़ी ढलानों पर कटाई, अधिक वर्षा, भूकंप, इन सभी के कारण भूस्खलन होती है। इसके प्रभाव क्या होते हैं? सड़कें अवरुद्ध हो जाती है, गांव बह जाता है, और जान माल का भी अधिक नुकसान होता है। उपाय क्या क्या हो सकते हैं? वनों की कटाई रोकना, ढालों को मजबूत बनाना, और जल निकासी व्यवस्था को उचित तरीके से रखना। ये सभी हमारे भूस्खलन के उपाय हो सकते हैं। तो ये हमारा भूस्खलन हो गई।
इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट आपदा आती है वो हमारी आती है सुनामी। तो अब हम बात कर लेते हैं सुनामी के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सुनामी के कारण। सुनामी होती क्यों है? तो समुद्र के नीचे भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट से सुनामी आती है। इसका प्रभाव होता है विशाल लहरें तटीय क्षेत्रों को तबाह कर देती है। और उपाय है पूर्ण चेतावनी प्रणाली, तटीय वनीकरण जैसे कि मैंग्रोव हो गए, ऊंचे स्थानों पर पुनर्वास, ये सभी सुनामी के हमारे उपाय हो सकते हैं। तो ये हमारी सुनामी थे। तो ये तो मैंने कुछ आपको ऐसी आपदा बता दी, उनके कारण, उनके प्रभाव और उनके उपाय के बारे में बता दिया। तो यही था हमारा आपदा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा एक छोटा सा सारांश होता है। तो अब हम पूरे चैप्टर का एक छोटा सा सारांश देख लेते हैं। सारांश में हम देखते हैं, आपदा प्रबंधन का मकसद केवल राहत देना नहीं बल्कि आपदा के प्रभाव को कम करना और लोगों को सुरक्षित रखना है। तो स्टूडेंट, आपदा प्रबंधन का जो उद्देश्य है वो सिर्फ राहत देना नहीं है बल्कि आपदा से पहले तैयारी करके नुकसान को कम करना भी है। इसमें वैज्ञानिक, प्रशासनिक, सामाजिक और सामुदायिक सभी का सहयोग जरूरी है। तो सबकी जिम्मेदारी है ये कि आपदा से पहले और बाद में मिलकर काम करे और सही तैयारी से हम जान माल की रक्षा भी कर सकते हैं। तो भारत में जो प्रमुख आपदाएं है वे आती है बाढ़, भूकंप, चक्रवात, भूस्खलन और सुनामी। ये सभी भारत की बड़ी आपदाएं हैं। शमन उपाय से हम आपदाओं के प्रभाव को काफी हद तक कम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, याद रखिए, आपदा कब आएगी यह हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उससे कैसे निपटना है यह पूरी तरह से हमारे हाथ में है। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 18 भी कंप्लीट होता है। तो ये था हमारा चैप्टर 18, जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को ये पीडीएफ या नोट्स चाहिए होंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको ये पीडीएफ या नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट का किसी भी तरह का कोई भी डाउट या किसी भी तरह की कोई क्वेरी होती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आपको ये लेक्चर उपयोगी लगता है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा और अगले अध्याय के लिए तैयार रहिएगा, जहां हम बात करेंगे हमारे लास्ट और नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, जो कि हमारा लास्ट चैप्टर रहने वाला है, चैप्टर नंबर 19, जिसमें हम पर्यावरण विज्ञान की व्यावहारिक समझ को समझेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।